Hello everyone, my name is Amar Soni and here I am going to giving you the introduction about applying the CSS3 in HTML5। मैं जब आज अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे अपन यहाँ पे CSS3 मतलब जनरली फर्स्ट वी टॉक अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट CSS and HTML and then after we will talk about how to implement CSS3 in HTML5. Let us discuss. So first we talk about the introduction of an HTML. So generally HTML stands for Hypertext Markup Language। तो HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी मदद से अपन एक जनरली एक वेबसाइट बनाते हैं यहाँ पे जिसको अपन यहाँ पे एक लेआउट एक स्ट्रक्चर या एक लेआउट देते हैं अपन यहाँ पे कोई भी वेबसाइट को। जब भी बेसिकली होता क्या है कि जब भी अपन कोई भी वेबसाइट बनाने जाते तो उससे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, लेआउट देना पड़ता है, लेआउट देना पड़ता है, कोई इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जैसे अपन बात करिए अपन घर वगैरह बनाते तो घर में अपन जब भी अपन अब ऐसा है कि जब अपन घर बनाते तो उसमें कैसा होता है कि पहले अपन पहले घर बनाते पहले अपन उसको डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद अपन उसमें ये सब चीज़ें करेंगे, फर्नीचर करेंगे वगैरह, डिज़ाइन करेंगे वगैरह। तो जैसे अपन नक्शा बनाते घर बनाने के वैसे अपन यहाँ पे वैसे अपन जब कोई वेबसाइट बनाते तो उसके लिए उसका अपन स्ट्रक्चर करते हैं यहाँ पे लेआउट बनाते। तो जो लेआउट अपन जो बनाते हैं जिसका जो स्ट्रक्चर करते हैं वही वेबसाइट का तो अपन HTML की मदद से किया जाता है, जिसको बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। So the definition is what? So HTML5 is the latest version of hypertext markup language and the standard for creating and structuring the content of the web। मीन मतलब मेरा कहने का यही है कि अपन क्या करते हैं HTML की मदद से अपन क्या करते हैं एक स्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड करते हैं किसी वेब की। और जनरली HTML5 जो कि एक अपडेट वर्जन होता है, मीन इसके अंदर कुछ नए टैग वगैरह होता है, जैसे कि ऑडियो टैग होता है, वीडियो टैग होगा, आर्टिकल सेक्शन फॉलोइंग मतलब के अंदर एक सिमेंटिक एक नॉन सिमेंटिक टैग होता है। यहाँ पे तो कुछ ऐसे एक अपडेट वर्जन होता है HTML का जब अपन देखेंगे। दूसरा आता है अपने पास CSS। तो टॉकिंग अबाउट CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्टेरिंग तो CSS की मदद से अपन जनरली जैसे अपन अब घर जब अपन घर बनाते जैसे अपन ने घर का ढांचा तैयार कर लिया, नक्शा बना लिया। अब नक्शा बनाने के बाद उसको डिज़ाइन करेंगे, मतलब डिज़ाइन बोले तो मतलब कैसा वो दिखेगा, मतलब कि उसमें क्या कलर करेंगे, क्या फर्नीचर क्या डिज़ाइन करेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, क्या कलर करना चाहिए। तो ये मतलब अपन एक स्टाइलिश प्रोवाइड करना, मतलब मान लीजिए कि एक बार डिज़ाइन कर लिया, नक्शा बना लिया, उसको स्टाइल प्रोवाइड। जैसे अपन यहाँ पर भी HTML की मदद से पहले अपन क्या करेंगे कोई भी वेबसाइट का अपन एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद अपन क्या उसको स्टाइल बनाएंगे, उसको अपन स्टाइलिश करेंगे, मतलब को उसमें अपन स्टाइलिश प्रोवाइड करेंगे। मैंने बाय यूजिंग प्रॉपर्टी को बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं ना कोई भी वेबसाइट को काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश बना सके और ताकि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाए, ताकि कोई भी यूज़र है या कोई भी अपने पास जो यूज़र है वो ताकि अपनी वेबसाइट पे इंटरेक्ट हो सके और अपनी वेबसाइट से बार बार विजिट करते रहे। इसलिए तो ये होता है CSS का मतलब। अब CSS3 क्या होता है, वही एक बेसिकली एक अपडेट वर्जन होता है। देख यहाँ डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे कि CSS3 इज द लेटेस्ट इवोल्यूशन ऑफ द कास्केडिंग स्टाइल शीट लैंग्वेज विच स्टाइल HTML डॉक्यूमेंट। जो जनरली जो भी अपने HTML का डॉक्यूमेंट अपने वेब पे बनाए हैं उसी को क्या कहते हैं स्टाइल करते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं देखिए CSS के अंदर, देखिए सिलेक्टर्स होते हैं, मतलब जिसकी मदद हम क्या करते हैं यहाँ पे एक इंटीरियर सिलेक्टर लेते हैं और उसमें अपन क्या करते हैं अपन प्रॉपर्टी वगैरह डाल के अपन क्या करते हैं वो वेबसाइट को अपन क्या बनाते हैं स्टाइलिश बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। अपन रिस्पॉन्सिव बोलते हैं मतलब क्या, जिसमें अपन मीडिया क्वेरी मीडिया वगैरह डाल सकते हैं वगैरह ये सब चीज़ें। नाउ टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ ना CSS3। अब अपन CSS3 के अपन कुछ फीचर्स की बात करते हैं तो कौन कौन से बहुत सारे फीचर्स होते हैं, फ्लैग बॉक्स, ट्रांसफॉर्म, मीडिया क्वेरी, ट्रांजिशन, एनिमेशन। और जब भी अपन अब ये फीचर्स पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे स्टाइलिंग की मेथड, मतलब जनरली यहाँ पे जब भी अपन किसी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जब भी अपन को स्टाइलिश प्रोवाइड करना हो तो उसके लिए यहाँ पे 3 मेथड होती है। एक इनलाइन स्टाइल होती है, इंटरनल स्टाइल चीज़ होती है और एक होती है अपने पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इनलाइन स्टाइल शीट क्या होती है यहाँ पर जनरली कोई भी अपने पास इनलाइन स्टाइल में क्या होता है कि जो भी अपन नॉर्मल जो टैग यूज़ कर जब अपन HTML का यूज़ करके अपन वेब पे बनाने, तो जब भी अपन HTML के अंदर अपन जनरली टैग वगैरह यूज़ करते तो जब भी अपन टैग यूज़ करते तो उसी टाइम अपन क्या करते हैं वहाँ पे मतलब जैसे अपन टैग बनाए तो उससे अपन स्टाइल प्रोवाइड कर देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए ये मैंने यहाँ पे PTP में मैंने शो करा है, देखिए H1 टैग होता है HTML के अंदर, जिसमें मैंने H1 टैग मतलब को अपन हेडिंग टैग बोलते हैं, जिसमें तो जैसे मैंने हेडिंग टैग के अंदर लिख दिया अमर सोनी।
अब मैं चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट का जो कलर वो होता है वो वेब पेज का होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है। अब मेरे को इसको मेरे को स्टाइलिश देनी है, मतलब देखिए मेरे को कलर देना है मेरे को। तो अपन क्या करेंगे, इनलाइन स्टाइल का मैंने यूज़ करके हम तुरंत वहीं के अपन का कलर अपन देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रेड दे दिया है। तो अपन चीज़ें यूज़ करेंगे, अपन H1 टैग लिखेंगे, वहीं के अपन स्टाइल लिखेंगे और अपन क्या करते हैं जो भी अपने को स्टाइल प्रोवाइड करिए, मेरे को कलर मेरे को रेड करना, तो मैंने कलर और रेड कर दिया यहाँ पे। ये इनलाइन स्टाइल होती है। दूसरा तरीका होता है, को बोलते हैं इंटरनल स्टाइल। इंटरनल स्टाइल में क्या होता है कि मान लो जनरली होता है कि अब मान ले कि अपन हर बार इनलाइन स्टाइल प्रोवाइड करते हैं। ऐसे केस में जो अपना जो कोड होता है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर ऐसे केस में जो भी यूज़र होगा या कोई भी जो डेवलपर होगा जो वेबसाइट बना रहा हो, उसको कभी कभार को मॉडिफाई को चेंजेस करना हो तो उसको कहीं ना कहीं फिर दिक्कत आती है, मतलब दिक्कत जाती है, इसको मेनटेन करना, मतलब कोड को समझना दिक्कत हो जाती है। इसलिए अपन यहाँ पे फिर दूसरा तरीका है, उसको बोलते हैं इंटरनल स्टाइल, जिसमें हम क्या करते हैं जनरली जो अपना हैश टैग होता है उसके अंदर अपन स्टाइल टैग का यूज़ करके अपन क्या करते हैं, उसके अंदर जो भी अपन सिलेक्टर का यूज़ करके अपन क्या करते हैं, स्टाइलिश प्रोवाइड करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, देखिए मैंने बॉडी के अंदर अपन पढ़ा है यहाँ पे जो भी कंटेंट वगैरह जो होता है वेब पेज का वो अपन बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो वैसे अपन और फिर एक होता है अपने पास हैक तो अपन जो भी अपन स्टाइल देना है यहाँ पे तो अपन हैश टैग के अंदर लिखते हैं। और जैसे अपन यहाँ पे मैंने जगह जगह तुम जगह अपन पीपीटी पे देखोगे तो इसमें दिख रहा है कि स्टाइल शीट है, स्टाइल है, उसके अंदर अपन ने क्या किया, H1 टैग का अपन H1 टैग अपन ने क्या किया, ये सिलेक्टर होता है। ये अपन जो नॉर्मल जो टैग यूज़ करते हैं वो H1 टैग सिलेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, जनरली बहुत तरह के सिलेक्टर होते हैं, अपने पास आईडी सिलेक्टर होता है, क्लास सिलेक्टर होता है, नॉर्मल सिलेक्टर होता है, कई तरह के होते हैं। तो अपन जब नॉर्मल टैग यूज़ करते हैं उसके अपन डायरेक्टली जब मान लें अपन H1 टैग का यूज़ करते हैं, अपन डायरेक्टली वो टैग का नाम लिख के अपन प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं कभी आईडी लो तो आईडी का भी अपन मान लें कि अपन किसी टैग में आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब भी कोई स्टाइल प्रोवाइड करना हो तो उसके लिए अपन हैश टैग का यूज़ करके करना पड़ेगा, हैश टैग यूज़ करना पड़ेगा और आईडी का नाम। फिर क्लास यूज़ करते हैं अपन, फिर डॉट ऑफ ना क्लास का नेम ऐसे यूज़ करके करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब मैंने यहाँ के H1 टैग लिया यहाँ पे और मैंने स्टाइल और यहाँ पे और अपना स्टाइल के अंदर मैंने क्या करते कलर प्रोवाइड कर दिया रेड। तो ये जो चीज़ अपन इनलाइन स्टाइल में वो काम कर रहा था वही काम इंटरनल स्टाइल भी वही काम करेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग काम करे। हाँ, बट ये अब देखा जाए दोनों के अंदर प्रायोरिटी देखा जाए तो इनलाइन स्टाइल की प्रायोरिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू इंटरनल स्टाइल। थर्ड अपने पास आता को बोलते हैं एक्सटर्नल स्टाइल। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट में तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्यों आया यहाँ पे, जब अपने पास इंटरनल स्टाइल शीट था। तो जनरली एक्सटर्नल आने का कारण ये था कि मान लें कि कहीं हमें लाइन ऑफ कोड है ना काफ़ी ज़्यादा हो जाती, तो उस कारण से कहीं ना कहीं की जो कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी कोड की, मतलब समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती, इसलिए आया एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट का मतलब ये है कि जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब अपन एक CSS की एक अलग फाइल बनाते हैं और उसको अपन HTML डॉक्यूमेंट से अपन लिंक कर देते हैं ना, और फिर जैसे जैसे मान लें अपन ने कोई CSS की फाइल अपन ने HTML डॉक्यूमेंट में अपन लिंक कर दी, तो लिंक करने से क्या होगा, जो भी अपन ने प्रॉपर्टी अपन डिफाइन करी CSS की फाइल के अंदर वो सारी सारी प्रॉपर्टी के अंदर लागू हो जाएगी, तो उससे अपनी वेब पेज काफ़ी ज़्यादा डिजाइन हो जाएगी। सेम देखिए अपन नहाने के अपने मैंने एक demo.css की एक अलग फाइल बनी जिसके अंदर मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे एक H1 टैग और उसमें बोल दिया कलर रेड कर दिया, और बाकी जैसे अपन नॉर्मल HTML का डॉक्यूमेंट वैसे मैंने वैसा का वैसा बना दिया। फिर अपन कब आपको रन कराएंगे, ठीक है, तो वो अमर सोनी अपने को कितना नाम का कलर का दिखेगा, तो हमको रेड कलर का दिखेगा बस, और कुछ नहीं। तो ये होता है अपने पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट का। और एक्सटर्नल स्टाइल शीट का फायदा यही रहता है कि इसमें यहाँ पे क्या होता है कि अपन जब दो अलग अलग फाइल बन जाती है को लिंक करने पे, और होता क्या है कि जो लाइन ऑफ जो कोड है ना वो और बढ़ जाते हैं अलग अलग फाइल में, जिसके कारण से क्या होता है कोई भी डेवलपर को कुछ चेंजेस करना आगे जाके तो वो इंडिविजुअल फाइल पर जाके वो कुछ चेंजेस कर सकता काफ़ी आसानी से, कोई दिक्कत बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, तो कैसे लिंक करते हैं अपन को, तो लिंक का टैग यूज़ करते हैं, फिर अपन रिलेशन, तो उनके बीच में कैसा रिलेशन, स्टाइल का रिलेशन है ना मतलब। और एच क्या होता है यहाँ पे जनरली रेफरेंस करता है यहाँ पे कि बेकर जाके आपको कौन सी फाइल से लिंक करवाना, तो ये एच रेफरेंस बोलते हैं जिसको अपन हाइपर लिंक बोलते हैं बेसिकली वो। अब अपन पढ़ते हैं यहाँ पे ना प्रॉपर्टी ऑफ CSS की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है CSS3 के अंदर। सबसे पहले आती है ना फ्लैग वर्क प्रॉपर्टी। तो फ्लैग वर्क प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पे, तो फ्लैग वर्क प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से अपन क्या करते हैं, जिसकी मदद से अपन जनरली मतलब देखा जाए तो मतलब कोई भी मान लो कोई भी चीज़ है उसको काफ़ी ज़्यादा से मतलब काफ़ी ज़्यादा और अच्छे से अपन को अपन अलाइन कर सकते हैं। मतलब देखिए को देखिए डेफिनेशन देखा जाए, मतलब ब्लैक बॉक्स के अंदर दो चीज़ होती है, एक चीज़ याद रखना है, एक कंटेनर होता है और एक होता है अपने पास क्या आइटम। कंटेनर बोले तो क्या जो पेरेंट है, मतलब कंटेनर एक बड़ा बॉक्स देखिए एज सो है ना PPT, ये येलो कलर का जो बॉक्स दिख रहा है कंटेनर कहलाता है, और फिर के अंदर जो ब्लैक कलर ब्लैक ग्रे नेवी ब्लू टाइप का जो बॉक्स दिख रही है आइटम कहलाते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो जनरली अपन फ्लैगबॉय प्रॉपर्टी का तब यूज़ करते हैं जब अपने पास कोई एक पेरेंट टैग हो और उसके अंदर कोई चाइल्ड टैग हो। और जैसे अपन कोई पेरेंट टैग को अपन फ्लैगबॉय प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते तो ऐसे केस में फिर उसका जो आइटम है वो को अपन अपने अकॉर्डिंग से अपन को अपन अरेंज कर सकते हैं। अपन यहाँ पे अपन को पास में मतलब को पास में चिपका पास में अरेंज करना उनके आइटम को पास में सेंटर में कहाँ सेंटर में कोने में एंड में और को फिर डायरेक्शन वगैरह सब चीज़ अपन को डिफाइन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अब हम बात करते हैं फ्लैगबॉय की डेफिनेशन। तो इट इज़ अ वन डायमेंशनल लेआउट मेथड फॉर अरेंजिंग आइटम इन रोज और कॉलम। ओके, नेक्स्ट टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लैगबॉय। तो फ्लैगबॉय के अंदर जनरली फ्लैग के अंदर की अलग प्रॉपर्टी होती है, आइटम भी अलग प्रॉपर्टी होती है। फ्लैग तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी बढ़ेंगे को बोलते हैं फ्लैगबॉय डायरेक्शन। फ्लैगबॉय डायरेक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जैसे मान लिया अपन को अपने भाई डी टैग है और उसके अंदर मल्टीपल 3 डी टैग है। तो दी कॉलेज तो जो अंदर वाले डी टैग है उसको अपन आइटम बोलेंगे और जो बाहर वाले जिसको वो क्या कहते हैं पेरेंट कहलाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट तो वो कंटेनर कहलाएगा और अंदर वाले आइटम कहलाएंगे। जैसे अपन फ्लैगबॉय डायरेक्शन, तो फ्लैगबॉय डायरेक्शन का मतलब ये है कि जो आइटम है उसको कैसे डायरेक्शन करना, मतलब को रो वाइज को जमाना, को रो वाइज को डिस्प्ले कराना हो वेब पेज में, कि कॉलम वाइज कराना, कि रो रिवर्स में करवाना हो, कि कॉलम रिवर्स में करवाना हो, दैट इज फ्लैगबॉय डायरेक्शन। सेकेंड वन दैट इज फ्लैग प्रॉपर्टी फॉर फ्लैग कंटेनर। अब मुझे जैसे अपन मान लें कि भावा दी पैरम दी टैग को अपन कि जैसे अपन कंटेनर है उसको अपन कंटेनर बोलते हैं, जिसको अपन फ्लैगबॉय प्रॉपर्टी नाम दे दिया तो वो क्या कहलाए, वो अपना कंटेनर बन जाता है। फिर उसके अंदर जो देते हैं वो अपने ऑटोमेटिक क्या आइटम कहलाते हैं। तो उसके अंदर फिर प्रॉपर्टी फिर अपन पढ़ते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ ना फ्लैग कंटेनर की। तो बहुत सारी तरह की प्रॉपर्टी होती है कि जस्टिफाई कंटेंट होता है अपने पास, फ्लैग क्रैप होता है, अलाइन आइटम होता है, अलाइन कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट का मतलब जो भी आइटम है तो उनको अपने को सेंटर में अलाइन करना है, कि को फ्लैग एंड में करना हो, कि स्टार्टिंग में करना है, पेज इवेंटली करना है, पेज अराउंड करना है, पेज बिटवीन करनी जाती है प्रॉपर्टी। फ्लैग ट्रैप जिसमें अपन रैप प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, मान लो किसी अपने को मतलब एक पेज देना बेसिकली। अलाइन आइटम मतलब क्या होता है यहाँ पे जो भी कंटेनर है तो क्या जो आइटम है तो उनको कैसे कहाँ अलाइन करना है, सेंटर में करना है, मतलब मीन अलाइन आइटम में अलाइनमेंट अलॉन्ग द क्रॉस एक्सिस, ये क्रॉस एक्सिस के अलॉन्ग अलाइन करना है, दैट इसको बोलते हैं अलाइन आइटम। और अलाइन कंटेंट क्या होता है कि अलाइनमेंट ऑफ स्पेस बिटवीन एंड अराउंड द कंटेंट अक्रॉस द क्रॉस एक्सिस, की क्रॉस एक्सिस है। अब क्रॉस एक्सिस है और क्रॉस एक्सिस में कोई अपना आइटम अलाइन है तो उनके अराउंड कितनी स्पेस रखने को, दैट इसको बोलते हैं अलाइन कंटेंट। नेक्स्ट अपने आता है को बोलते हैं आइटम की प्रॉपर्टी। तो आइटम फ्लैग प्रॉपर्टी फॉर फ्लैक्स आइटम दैट को बोलते हैं, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी आती है, अलाइन सेल्फ। मीन जो इंडिविजुअल अपना आइटम है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है अलाइन सेल्फ, मतलब को खुद को तो उसको अपन जैसे अपन अलाइन सेल्फ लिखते हैं तो उसका ये कि अपन आइटम जो है उसको उस अकेले इंडिविजुअल आइटम को कहाँ प्लेस करना है तो उसके प्रॉपर को बोलते हैं अलाइन सेल्फ, जिसमें वही सेंटर होता है ये मतलब, और किसके अलॉन्ग होता है, क्रॉस एक्सिस के अलॉन्ग होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, जिसका यूज मीन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इज यूज टू अप्लाई 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन टू एन एलिमेंट। जब किसी एलिमेंट को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब ये है कि क्या करना, रोटेट करना। जब किसी चीज़ को, किसी एलिमेंट को क्या करना, रोटेट करना, उसके लिए अपन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं यहाँ पे। जैसे अपन को और ट्रांसफॉर्म के दो चीज़ आती है, एक रोटेट आता है और एक होता है स्केल। दोनों का काम सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, वो रोटेट को अपन जनरली डिग्री से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी यूनिट डिग्री होती है यहाँ पे, और स्केल में नॉर्मल अपन 2 ऐसे लिखते हैं यहाँ पे। अब जैसे अपन रोटेट 45 डिग्री कर दिया तो वो रोटेट हो तो उस केस में जो ट्रांसफॉर्म होगा तो उस केस में जो एलिमेंट है वो 45 डिग्री से रोटेट करते आएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी। कभी 2D में हो, 3D में हो तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलॉन्ग वो 45 डिग्री से क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाए। वैसे सेम स्केल के लिए भी यही होगा कि वो भी क्या करेगा यहाँ पे टू, जैसे स्केल 2 लिखेंगे तो ये क्या करेगा यहाँ पे एक्स वाई जेड के अलॉन्ग आने वो टू स्केल से क्या रोटेट हो जाएगा। स्केल एक्स लिखेंगे के लिए वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो क्या है, वो 0.5 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, दैट इज ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। अगली आती है मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी एक यूज हेल्प, लेकिन जनरली मीडिया क्वेरी जो होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी होती है CSS की, क्योंकि इसकी ये प्रॉपर्टी के यूज़ करके अपन अपनी जो वेबसाइट को काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं यहाँ पे। दैट इज मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी हेल्प टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, जिसका यूज़ करके अपन एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते। देखिए अपन जैसे अपन यहाँ मान लें कि अब होता क्या है, अब कोई वेबसाइट है,
अमेज़ॉन की वेबसाइट। अब ऐसा तो है नहीं कि अमेज़ॉन की वेबसाइट हर कोई सिर्फ लैपटॉप पे खोलेगा, कोई मोबाइल पे खोलेगा, कोई आईपैड पे खोलेगा। मीन्स क्या होगा कि हर एक मोबाइल का हर एक जो स्क्रीन का तो साइज होगा वो कैसा बड़ा छोटा कम ज़्यादा होगा। तो अपन चाहते हैं कि कभी लैपटॉप में, तो अपन चाहते हैं कि लैपटॉप में कभी लैपटॉप है तो लैपटॉप में अगर बैकग्राउंड कलर ऐसा दिखाई दे, मतलब का कलर ऐसा दिखाई दे जब। अब ऐसा है कि यहाँ पे क्या होता है, सबकी विड्थ अलग अलग होती है। देखिए लैपटॉप की विड्थ मान लो कभी 600 पिक्सल हुई तो 600 पिक्सल पे वो अपने को रेड कलर दिखाई देना चाहिए। मोबाइल है तो मोबाइल की कभी मोबाइल की विड्थ कितनी अराउंड कभी 100 पिक्सल होती है। तो अपन चाहते हैं कि वही अमेजोन की वेबसाइट कभी मोबाइल में खुल रही है तो उसका कलर ऐसा दिखाई देना चाहिए, उसका फॉन्ट ऐसा दिखाई देना चाहिए। वही कभी वही वेबसाइट कभी अपन लैपटॉप में खोलते तो उसका फॉन्ट ऐसा दिखाई देना चाहिए। तो उसके लिए अपन यहाँ पर जनरली मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं, जिसमें अपन एडिट मीडिया का यूज़ करके अपन उसमें अपन प्रॉपर डिफाइन करते हैं। मतलब जिसमें प्रॉपर डिफाइन करने में ये कि अपन इसमें कंडीशन डालते हैं कि जब विथ अपने 600 पिक्सल हो तो उस केस में जो ड्यू टैग है, मतलब मीन जो ड्यू कंटेंट है, तो ड्यू के अंदर जितने जो भी अपना कंटेंट है तो उसका जो बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, रेड दिखाई देना चाहिए। तो उससे वजह से क्या होगा कि जहाँ भी जैसे अपने पास कोई किसी वेबसाइट की भी 600 पिक्सल है तो ऐसे कि जैसे ड्यू टैग का जो कलर बैकग्राउंड कलर मेरे को रेड दिखाई देगा, तो कुछ तो बाय डिफॉल्ट कुछ और कलर दिखाई देगा जो होगा बाय डिफॉल्ट का जो भी कलर होगा। वैसे मिनिमम भी जब तक भी 600 पिक्सल से तक 600 पिक्सल से कम रहेगी तब तक का जो बैकग्राउंड कलर रेड हो। जैसे 600 से ज़्यादा हो गई तो वो भी उसका बैकग्राउंड कलर रेड नहीं रहेगा, वो भी कुछ चेंज हो जाएगा। मीन डायरेक्ट मीडिया क्वेरी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट्स ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पर? ट्रांजिशन प्रॉपर्टी एनेबल यूज टू डिफाइन द ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। जब किसी दो स्टेट अपन जब चाहते हैं कि मैं किसी एलिमेंट को अपने क्या ट्रांजिशन करवाना, मीन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमें क्या करना है, पहुँचा करने को ट्रांजिशन करवाना मतलब, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर अपन ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के अंदर ना अलग अलग प्रॉपर्टी आती है। मीन इसके अंदर वेरियस प्रॉपर्टी होती है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के अंदर एक ट्रांजिशन ड्यूरेशन होता है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन होता है, ट्रांजिशन डिले होता है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या होती है? तो प्रॉपर्टी यू वांट टू ट्रांजिशन में मीन मतलब जब अपने को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब किसी एलिमेंट को पहुंचाना हो तो अपन चाहते हैं जबकि अभी अभी इनिशियल स्टेट में इसका जो फॉन्ट साइज है, मान सपोज है वो एरियल है, ठीक है। और वही उस फॉन्ट साइज को मेरे को क्या करना है, 2 सेकेंड में मेरे को फॉन्ट साइज को मेरे को चेंज करके कुछ और करना, मीन टाइम ऑफ रोमन में करना हो। तो उसके लिए तो इसके लिए अपन यहाँ पे अपन प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि मेरे को फॉन्ट साइज क्या करना है, मेरे को चेंज कर। तो अपन यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में अपन फॉन्ट साइज बता देंगे कि मेरे को फॉन्ट साइज चेंज करना है। ट्रांजिशन ड्यूरेशन में क्या होगा यहाँ पे कि तो जो भी जो ट्रांजिशन है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो कितने सेकंड में हो जाना चाहिए, दैट इज वो है। थर्ड वन दैट ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। मीन ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन मतलब का मतलब ये होता है कि जो भी ट्रांजिशन जो हो रहा है दो स्टेट के बीच में वो कैसा लीनियर होना चाहिए, कि अपने पास कि स्टेप वाइज होना चाहिए, कि ईजी इन होना चाहिए, कि ईजी आउट होना चाहिए। ट्रांजिशन डिले मतलब कि जब भी जैसे वेबसाइट ओपन हो रही है, तो जैसे वेबसाइट ओपन हो रही है तो उससे कितनी देर बाद वो ट्रांजिशन चालू हो, तो दैट इज वो बोलते हैं ट्रांजिशन डिले। फिर उसका चौथा फॉर्म होता है दैट इज ये, क्या फॉन्ट साइज 2 सेकेंड में ट्रांजिशन हो जाना चाहिए, ईजी इन आउट होना चाहिए और 0.2 सेकेंड का डिले रख दिया, दैट इज ट्रांजिशन। नेक्स्ट आता है अपने पास एनिमेशन। Animation is also a property of ना CSS3 which is used to animate the CSS element। जब किसी एलिमेंट को क्या करना है, अपने को एनिमेशन करवाना हो। एनिमेशन मतलब क्या करना है, कंटिन्यूसली अपने को एनिमेशन करवाना हो। कि एक बॉक्स है, मतलब एक एलिमेंट को मैंने एक बॉक्स बनाया, मैं चाहता हूँ कि वो बॉक्स का कलर बनना बार बार चेंज होते रहे, रुक बंद हो ही नहीं मतलब वो कलर चेंज होते रहे। तो उसके लिए अपन यहाँ पर एनिमेशन या रोटेट करते रहे, तो उसके लिए अपन यहाँ पर एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज, इसका अपन कीवर्ड यूज के लिए अपन की फ्रेम का यूज़ करते हैं। और एनिमेशन का नाम जिसमें अपन बताते हैं कि प्रॉम का जो फॉन्ट है 20 पिक्सल से 40 पिक्सल हो जाना चाहिए। तो अपन यहाँ पर क्या कहते हैं, एनिमेशन का नाम देते हैं और अपन को जो अपने को एनिमेशन करवाना तो अपन एनिमेशन करवा सकते हैं कि मेरे को अपने को 20 पिक्सल से 40 पिक्सल या कलर चेंज करो, बैकग्राउंड कलर चेंज करते वॉट यू वॉन्ट यू कैन ईजिली डू। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, एनिमेशन नेम होता है, एनिमेशन ड्यूरेशन होता है, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन होता है, एनिमेशन डिले होता है, एनिमेशन इटरेटिव काउंट, एनिमेशन डिले। मीन जो एनिमेशन की जो प्रॉपर्टी सेम है डेट ऑफ ट्रांजिशन जैसी ही होती है, इसमें अपन एनिमेशन का नाम देते हैं, ड्यूरेशन भी कि एनिमेशन कब तक चलना चाहिए, ये इन्फानाइट भी होता है यहाँ पे, ये अपन टाइमिंग देखते हैं। फिर टाइमिंग फंक्शन वो ईजी होना चाहिए, लीनियर वाइज होना चाहिए। एनिमेशन डिले मतलब कि कितनी देर बाद एनिमेशन चालू हो। अभी एनिमेशन इटरेशन कौन मतलब एनिमेशन कितनी बार चले, एक बार चले, 2 बार चले, 3 बार, इन्फिनाइट टाइम चले। एनिमेशन डिले कितनी देर बाद एनिमेशन चालू हो, डिले करे, दैट इसको बोलते हैं एनिमेशन। ओके, तो का शॉर्ट एंड फॉर्म होता है, इसका शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है एनिमेशन का नाम लिखेंगे 2 सेकेंड, लीनियर 3 सेकेंड में 3 सेकेंड का डिले, एंड इन्फिनाइट होना चाहिए और नॉर्मल। ओके, थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड।